हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास के बाद फर्स्ट लेक्चर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंट्रोडक्शन क्लास में जो चीजें डिस्कस करी थी वो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके से एडिशन कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एडिशन कंपाउंड्स के टाइप्स कितने होते हैं और डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफरेंसेस क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में कौन अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है, कौन अपनी आइडेंटिटी लूज करता है, इन सब चीजों पर हम लोगों ने गौर करा था। हमने वहां पर एक बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, वो ये था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में अपना आइडेंटिटी, अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखता है, रिटेन करता है। उसके कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्वस सॉल्यूशन में फ्रीली मूव नहीं करते, मतलब अपीयर नहीं होते। बट हमने उसमें यह पढ़ा था कि टू एन एक्सटेंट कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाहर आ सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या है, और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन टॉपिक पर आना पड़ा हम लोगों को। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। हमने यह पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स के अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट किस एक्सटेंट तक बाहर आ सकता है, बाहर आने को डिसोसिएशन बोलते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ये डिपेंड करता था कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन कांस्टेंट्स पर, स्टेबिलिटी पर। अगर वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आप अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ना के बराबर नेग्लिजिबल अमाउंट में बाहर आते हुए पाएंगे। और अगर उसके फॉर्मेशन कांस्टेंट्स काफी कम है तो फिर अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थोड़े ज्यादा अमाउंट में बाहर आ सकते हैं, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स ऐसे हो सकते हैं। हमने ये भी साथ में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अगर कोई स्टेबल कॉम्प्लेक्स भी है जिसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाहर नहीं आ रहे हैं, तो कुछ खास सुटेबल रिएजेंट इस्तेमाल करके अपन उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर निकाल सकते हैं, उसके डिसोसिएशन के एक्सटेंट को बढ़ा सकते हैं। हमने उसमें लिखा था परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो आज हम लोग उस फॉर्मेशन का जो इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, वहां से आगे बढ़ाते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट्स को देखते हैं, कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन को भी देखते हैं। हम लोग इस चीज को आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। हमने किया था स्टेप वाइज फॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स का हुआ था। ये मेटल था आपका, सेंट्रल मेटल जो था, और प्लस एन लिगेंड एक्वस में, ये एन स्टेप्स में आके ये ऐड हुआ था। स्टेप वाइज एडिशन हमने किया था MLN, और इस कंप्लीट इक्वेशन का हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था KF लिखा था। हमने यहां पर किया था, जब स्टेप वाइज डिस्कस किया तो सबसे पहली बात जो KF था यहां, वो जितने भी स्टेप्स थे सब में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। जनरली सामान्य तौर पर K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन ऐसे, और इसको अपन क्या बोलते हैं, हमने ये सीखा था, ये जो K1 K2 सोन ये जो भी है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। और आपका KF क्या था बेटा, तो KF था ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। KF क्या था आपका, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो KF का इंग्लिश क्या वैल्यू आएगा, जब आप सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ MLN divided by concentration of M into concentration of L to the power N। यहां से एक चीज स्पष्ट दिख रही है कि इस इक्विलिब्रियम
रिएक्शन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना केएफ ज्यादा होगा। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही केएफ ज्यादा होगा। इसीलिए इस फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अगर ज्यादा फॉर्म कर रहा है दैट मींस प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन फिजिबल है इसका मतलब प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है, तो हम लोग इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। आप इसको डेल्टा जी इक्वेशन पर भी ले जाकर के देख सकते हो। ऑल्सो डेल्टा जी इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे माइनस एनआरटी लॉग केएफ। तो यहां से अब आप स्पष्ट लिख दो कि स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केएफ है। इसीलिए इस फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलेंगे, क्योंकि ये स्टेबिलिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहां लिख सकते हो दैट्स व्हाई formation constant is also called stability constant। इसको आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हो। और जो आपका इसका रिवर्स होगा, रिवर्स मतलब 1/kf, इसको आप इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलेंगे। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी आप इसको बोलेंगे। तो इंग्लिश कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हमारे केएफ मतलब फॉर्मेशन कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इस फॉर्मेशन कांस्टेंट को अगर हम डेल्टा जी में डाल रहे हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू तभी लो होगी जब केएफ का वैल्यू ज्यादा होगा। हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेकर के ये देखना चाह रहे हैं कि केएफ का रेंज क्या है, क्योंकि हम लोगों ने सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ उसके क्वेश्चंस डील करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब केएफ का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर 10 टू द पावर 1 हो जाए, 10 टू द पावर मतलब पॉजिटिव में चला जाए, 10 टू द पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो ऐसे इक्वेशन को ऑलमोस्ट अपन बोलते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकता है। मतलब उस केस में डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। जैसे इस केस में आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बोल रहे हैं, फॉर्मेशन बोल रहे हो, तो बैकवर्ड आने को बेटा क्या बोल रहे हो कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन। तो आप देखते हो कि यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यूजुअली फिजिकल केमिस्ट्री में जो देखने को मिलती है सामान्य कंपाउंड्स के साथ, अगर वहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जांपल ल लिया जाए तो आप उसमें क्या देखते हो कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10 टू द पावर समथिंग, पावर जो आप एक्सपोनेंट देख रहे हो वो पॉजिटिव अगर देख लो तो वो बताया ये जाता है, हम लोग ये समझते हैं कि ऑलमोस्ट ऐसे रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आते, वो फॉरवर्ड होते हैं। मतलब फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल है, डिसोसिएशन ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, ऑलमोस्ट करीब करीब। तो जरा कॉम्प्लेक्स का भी समझा जाए कि कॉम्प्लेक्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्मेशन कांस्टेंट का ऑर्डर क्या है। तो बड़ा मजेदार होगा जब हम कुछ वैल्यूज लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो इस पेज में हमने सिंपली यही किया है कि कॉम्प्लेक्स का स्टेप वाइज फॉर्मेशन में जो पिछले क्लास में हमने लिखा था उसको हमने डिस्कस नहीं किया है। सिंपली एक स्टेप में फाइनली हमने लिख दिया कि एंड स्टेप में जब ये अटैच हुआ है लिगैंड, फर्स्ट स्टेप में M+L Ml, सेकंड स्टेप में Ml+L Ml2, थर्ड स्टेप में Ml2+L Ml3, सो ऑन लास्ट स्टेप MLN-1+L Mln। तो हर स्टेप का ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कहलाता है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इस फॉर्मेशन को आप स्टेप वाइज स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं। और विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस वैल्यू ऑफ के स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम K1 टू Kn। हमने बोला कि विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, वो स्क्वायर प्लेनर है कि ऑक्टाहेड्रल है कि किस समय क्या होगा, ये मैकेनिज्म पर डिपेंड करेगा। तो विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस वैल्यू ऑफ स्टेप वाइज कांस्टेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम K1 टू Kn। धीरे धीरे वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज, एक अच्छा पॉइंट। सेकंड, जब आप सबका प्रोडक्ट लेंगे तो K1 की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Ml डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M इनटू L। K2
कि कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ml इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L। जब सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ MLN डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L टू द पावर n। साफ दिख रहा है कि Kf की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब MLN का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा। तो प्रोडक्ट ज्यादा और रिएक्टेंट कम होने का मतलब है प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज फेवरेबल, मतलब प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है। और अगर डेल्टा H की इक्वेशन पर इस Kf को डाल के देखते हैं तो और स्पष्ट क्लियर है कि Kf की वैल्यू जितनी ज्यादा डेल्टा C उतनी कम, और डेल्टा C जितनी कम आप समझते हैं कि रिएक्शन उतना फेवरेबल या स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की उतनी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग कि Kf के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमने क्या बोला कि इसीलिए इस फॉर्मेशन कांस्टेंट को यहां स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, इसका रिवर्स जो होगा रेसिप्रोकल वो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा। तो हमने बोला कि अब ये Kf ही डिसाइड करेगा कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस हद तक बाहर आता है। कौन डिसाइड करेगा, ये Kf। हमने ये बोला कि जब आप फिजिकल केमिस्ट्री की यूजुअल इक्वेशंस को डील कर रहे होते हैं तो आप बोलते हैं कि Kf की जो वैल्यूज है वो किस ऑर्डर में जाती है। तो 10 टू द पावर नेगेटिव रहता है, 10 टू द पावर जब पॉजिटिव जाना स्टार्ट होता है तो आप बोलते हैं कि ऐसे रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऑलमोस्ट वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ रहा, फॉरवर्ड में जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स में किस ऑर्डर में है, नेगेटिव ऑर्डर में है या पॉजिटिव ऑर्डर में या थोड़ा बड़ा पॉजिटिव ऑर्डर है, इस चीज को समझने की थोड़ी जरूरत है। तो आप सेकंड पेज पर हम लोग आने वाले हैं, कुछ एग्जांपल से लेके फॉर्मेशन कांस्टेंट्स के, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। ये आपका फर्स्ट पेज है। सेकेंड पेज पर अब हम लोग एग्जांपल्स को लेने जाते हैं। आ जाइए। NH3 होल ट्वाइस प्लस Cl भी आप लगा सकते हैं, बाहर कोई भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर लगा सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है, सॉरी आयनाइजेशन स्फीयर वो कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है। जब आप ये एग्जांपल ले रहे हैं तो इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा है, ये 10 टू द पावर 5 से ज्यादा है। अब आप सोचें, आप अपने फिजिकल केमिस्ट्री की वैल्यूज से इसको कंपेयर करें, जो फिजिकल में सिंपल कंपाउंड्स एग्जांपल्स में लिए जाते हैं उसकी वैल्यू से जरा कंपेयर करें और जरा सोचें ये 10 टू द पावर 5 ये कम है या ज्यादा है, तो ये ज्यादा है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन होगा तो इस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होगा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो Ag+ का कंसंट्रेशन नील है, लगभग अमोनिया का कंसंट्रेशन नील है, मतलब Ag+ और अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में बाहर नहीं आएगा। प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली भले ही आप बोल रहे हो कि वो इक्विलिब्रियम पर है, बट प्रैक्टिकली इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट ये कोई छोटा नहीं है, क्योंकि 10 टू द पावर 5 है, ये बड़ी वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। कोई और दूसरा एग्जांपल लिया जाए, चलो सेकंड एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूं आपको। Cu NH3 होल 2+, इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन कांस्टेंट लगभग 10 टू द पावर 11 है, काफी ज्यादा, काफी ज्यादा। और एग्जांपल ले लो, Cu Cn होल 4 डबल माइनस, इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू लगभग 10 टू द पावर 27। रिपीट कर रहा हूं एक चीज को, कुछ लोगों को कंफ्यूजन में कुछ लोग यहां पर 3- डाल के कॉपर 1+ में तब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का ये फॉर्मेशन कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, जो गलत है। अगर आप कहीं ऐसा देखते हैं तो वो गलत है, इसके अच्छे एविडेंसेस आपको दिए जा सकते हैं। एनीवे, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कांस्टेंट 10 टू द पावर 27, काफी ज्यादा। और एग्जांपल ले सकते हो CO NH3 होल 6, अगर आप 3+ ले लो तो इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कांस्टेंट करीब 10 टू द पावर 35। ऑर्डर को जरा समझें, कितने बड़े बड़े फॉर्मेशन कांस्टेंट्स वैल्यू वाले हैं, और ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो सोचो ये सारे जब फॉर्मेशन करेंगे, इनका कैटायन और इनका लिगैंड जब अटैच होकर के कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन जब आप लिखोगे तो उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का आप क्लियर बोलोगे कि सर इसका बैकवर्ड स्टेप नहीं आएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा हमेशा। क्यों?
इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स बहुत लार्ज वैल्यू वाले हैं, लार्ज एक्सपोनेंट वाले हैं। इससे भी सर बड़ा आता है भाई साहब, अब तो आप थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा रहे होंगे, काफी बड़े बड़े वैल्यू के आते हैं, 10 टू द पावर 43 से ज्यादा। हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स 10 टू द पावर 70 प्लस, आयरन प्लस 2 का कॉम्प्लेक्स होता है, वो पोर्फिरिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मतलब काफी बड़े बड़े। चलो यहाँ 4 है और इसको 41 दे, ठीक है। चलो नहीं, तो हमने दिखाया कि ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं लेकिन ये जनरल, लेकिन हाँ इतना आपको ध्यान रखना चाहिए, ये 4-5 वैल्यू ये जनरल कॉम्प्लेक्स है हमारे सिलेबस के। आपके सिलेबस में जनरली इन कॉम्प्लेक्स का की चर्चा की हुई रहती है, हर जगह आपको देखने को ये 4-5 कॉम्प्लेक्स मिलते रहते हैं, इसीलिए हमने इसी एग्जांपल से लिया। अब हमने बोला ये सारे कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं। दैट इज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, आप इसको बोल सकते हो। अब हमने पिछले ही क्लास में लिखा था, बट इन प्रेजेंस ऑफ सम suitable reagents their constituents may appear in aqueous solution completely or partly or completely, मतलब इन कॉम्प्लेक्स के भी अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकाल के हम बाहर ला सकते हैं, बट उसके लिए आपको कोई सुटेबल रिएजेंट लेना होगा। अब किस कॉम्प्लेक्स के लिए वो कौन सा रिएजेंट लीजिएगा जिसके मौजूदगी में उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कुछ लालच आ जाए और उस लालच से वो उस रिएजेंट की तरफ दौड़े और अपने कॉम्प्लेक्स को तोड़ ले, मतलब वो जो डिसोसिएशन होगा उस समय में वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा फेवरेबल होगा इस रिएक्शन के। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपके इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, कोई भी एग्जांपल लो, मान लो ये लो, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन और इस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन, तो सेल्फ डिसोसिएशन नहीं हो सकता है क्योंकि यह काफी ज्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट है, बट कोई सुटेबल रिएजेंट लेकर इसका डिसोसिएशन कराया जा सकता है। तो जो सुटेबल रिएजेंट लेंगे आप और डिसोसिएशन कराएंगे तो बेटा वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही होगा और वो फेवरेबल हो जाएगा फॉर इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसका फिर डिसोसिएशन रिएजेंट की मौजूदगी में अगर हो गया, इसका मतलब इस रिएक्शन की डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है इररेस्पेक्ट ऑफ इस फॉर्मेशन की। तो हमने तो फर्स्ट लेक्चर में बोला कि कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और वन ऑफ द मोस्ट मतलब प्रोमिनेंट रिएक्शन है जिसको कि होना हम लोग नहीं रोक पाते। बहुत थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन होता है क्या? कॉम्प्लेक्सेशन। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आप पढ़ते हैं रिएक्शंस के टाइप्स, लेकिन सारे टाइप्स में से हमने क्या बोला? कॉम्प्लेक्सेशन ऑलमोस्ट सबसे बड़ा और भारी और थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन है, ऑलमोस्ट करीब करीब। बट अगर कोई रिएजेंट डालेंगे और कॉम्प्लेक्स टूट गया, अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाहर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? उस केस में डेल्टा जी और बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो जानना ये है, समझना ये है कि कौन ऐसा रिएक्शन जैसा करवा दे रहा है। तो आइए एग्जांपल्स को वन बाय वन लेते हैं और अपने अब क्वाड्रेशन कंपाउंड्स के एरिया से शिफ्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। चलिए आ जाइए। अब हम लोग इसमें डिसोसिएशन के लिए सबसे पहला कॉम्प्लेक्स लेते हैं ये वाला। चलिए इसी को लेते हैं AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। आप ठीक से देखिए इस कॉम्प्लेक्स को जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट 10 टू द पावर 5 से भी ज्यादा है। आपने एक्चुअली Ag+H+ और अमोनिया H+ का अभी तक की कहानी यही है और ये AgNH3 होल ट्वाइस प्लस बना है और आपने देखा है कि इसी का KF वैल्यू 10 टू द पावर 5 से ज्यादा है। ठीक से देखिए, आपने अभी तक यही देखा। आप याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था, आप ध्यान से देखो, मैं यहां लिखे कि उस चीज को आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgX
सेवर हैलाइड की सॉल्युबिलिटी हमने पीछे पढ़ाया था। मैं इसको एक बार यहां पे रिपीट कर रहा हूं, आपको शायद याद है। AgF, AgCl, AgBr, AgI चारों रिएजेंट हमने लिया था, चारों सॉल्ट हमने लिया था। हालांकि Ag2S भी लिया गया था, बट अभी इन चारों के पहले मैंने सबका कलर लिखा था, फिर हमने सबका वाटर सॉल्युबिलिटी लिखा था, पानी में सॉल्युबिलिटी, फिर हमने सबका अमोनिया में सॉल्युबिलिटी लिखा था। आपको हमने ये पढ़ाया है पीछे, शायद आपको बेटा याद हो। फिर हमने सबका NaCl में सॉल्युबिलिटी लिखा था, सोडियम साइनाइड, और फिर हमने सबका Na2H2O3 थायोसल्फेट में भी सॉल्युबिलिटी लिखा था, और लास्ट में हमने सॉल्युबिलिटी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, डाइल्यूट एंड हॉट नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबिलिटी लिखा था। ये पहले हमने किया हुआ है, उसको मैं दोबारा से यहां डिस्कस कर रहा हूं। अब याद करें, सबसे पहले कलरलेस, कलरलेस या व्हाइट, AgBr का कलर याद करो आप, पेल येलो, AgI का कलर याद करो, डीप येलो, पोलराइजेशन की वजह से कलर था। अब आ जाओ वाटर सॉल्युबिलिटी में, चारों में से सिर्फ AgF सॉल्युबल था, हमने आपको करवाया हुआ। आउट ऑफ ऑल सिल्वर हैलाइड्स ओनली AgF इज सॉल्युबल। अब इसको तो ये वाटर में ही सॉल्युबल है, इसलिए इसके लिए रिएजेंट की जरूरत ही हमने डिस्कस करी ही नहीं थी। अब आ जाओ AgCl पर। AgCl अमोनिया में सॉल्युबल था, AgBr पार्शियली सॉल्युबल था अमोनिया में, डाइल्यूट अमोनिया में इनसॉल्युबल जब अमोनिया कम लेते थे, और कम अमोनिया जब आप अमोनिया ज्यादा लेते थे तब सॉल्युबल, और AgI तो कितना भी अमोनिया ले लो इनसॉल्युबल। हमने सबको NaCl में डाला था, ये सब के सब सॉल्युबल हो गए थे साइनाइड में, और हाइपो में भी ये सब के सब सॉल्युबल थे, जबकि Ag2S के साथ ऐसा नहीं था। उस समय हमने करवाया था, बट अभी Ag2S की तरफ नहीं जा रहा, और नाइट्रिक एसिड में ये सारे के सारे इनसॉल्युबल थे। चलो हमने करवाया था। यहां पर अमोनिया और एंटासिड, देखो साइनाइड और थायोसल्फेट ये अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, एक्चुअली उसके साथ अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इस वजह से उसमें वो सॉल्युबल है, और ये लोग स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते हैं इनसॉल्युबल। चलो काम की चीज क्या है, इसको मैं बंद कर रहा हूं। काम की चीज इसमें क्या है? काम की चीज ये है कि AgCl अमोनिया में सॉल्युबल था, बट AgI अमोनिया में सॉल्युबल नहीं था। AgCl प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। काम की चीज देखो आप, इस पर जब आपने अमोनिया डाला, 2 मोल डाला, मतलब जाहिर सी बात है एक्सेस हो गया, तो एक्चुअली ये एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्या? यही कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस Cl- सॉल्युबल एमाइन कॉम्प्लेक्स बना दिया। आप अच्छे से देखिए, ठीक है, सॉल्युबल एमाइन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इसी के कारण, इसके फॉर्मेशन के कारण ये सॉल्युबल हो गया। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं? कॉम्प्लेक्सेशन डोमिनेट्स ओवर प्रेसिपिटेशन, क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एक फेवरेबल रिएक्शन होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है। जैसे कॉम्प्लेक्सेशन थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है, तो प्रेसिपिटेशन भी थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है। ये समझ लें आप, क्योंकि आप बार बार ऐसा करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप करते हैं। जब भी प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसे रिएक्शंस को आप लिखते हैं कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, मतलब समझिए उसकी डेल्टा जी लार्ज नेगेटिव होगी। तो इसमें प्रेसिपिटेट डिसॉल्व कर गया, तो प्रेसिपिटेट के टूटना और सॉल्यूशन में जाना, मतलब इस रिएक्शन की डेल्टा जी अच्छी खासी नेगेटिव होगी। तो प्रेसिपिटेशन पर भारी पड़ा कॉम्प्लेक्सेशन, complexation dominates over precipitation, complexation dominates over precipitation। ठीक है, अब ध्यान दें, इसका मतलब है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स को वापस
ठीक से देखें, वापस ढेर सारा क्लोराइड दिया है, Ag प्लस को लालच की आपको बेटा हम क्लोराइड दे रहे हैं ताकि आप AgCl का प्रेसिपिटेट बना लें, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्लोराइड को छोड़ के इसने अमोनिया को एक्सेप्ट किया, इसलिए अगर आप वापस क्लोराइड देंगे तो ये नहीं टूटेगा। तो अगर आप यहां पर एक्सेस KCl डाल देंगे, KCl का सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए, मतलब क्लोराइड आयन दे रहे हैं, तो इससे क्या AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा? तो नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सोचो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर मिलना होता, अगर AgCl बनना होता, प्रेसिपिटेशन को डोमिनेट होना होता, तो AgCl तो ऑलरेडी बना हुआ था, तो फिर AgCl अमोनिया में घुला क्यों? इसीलिए हमने उस समय ये बोला था आपसे कि कोऑर्डिनेशन में डी ब्लॉक की चीजों को दोबारा डिस्कस करूंगा। AgCl आपके अमोनिया में सॉल्युबल है, बट AgI आपके अमोनिया में सॉल्युबल नहीं है। AgCl आपके अमोनिया में सॉल्युबल है, बट AgI आपके अमोनिया में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो AgI का खेल आप देखो ध्यान से। व्हाइल अगर आप AgI ले लो, येलो प्रेसिपिटेट, अगर आप इस पर बेटा अमोनिया एक्सेस डाल दो, एक्सेस अमोनिया डाल दो, क्या ये ऐसा चीज बनाएगा? तो ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। इसका मतलब यहां पर इस रिएक्शन में कॉम्प्लेक्सेशन पर ज्यादा डोमिनेट कर गया कौन? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन डोमिनेट्स ओवर कॉम्प्लेक्सेशन। प्रेसिपिटेशन डोमिनेट्स ओवर कॉम्प्लेक्सेशन। प्रेसिपिटेशन डोमिनेट कर गया कॉम्प्लेक्सेशन पर, तभी तो ऐसा हुआ कि प्रेसिपिटेट डिकम्पोज करके कॉम्प्लेक्स में नहीं जा पाया। तो इस कॉम्प्लेक्स की अब बारी है। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में देखो मैं क्या लिखने वाला हूं पेज 3 में। पहले आपने क्या लिखा कि AgCl अमोनिया में सॉल्युबल था, बट AgI अमोनिया में इनसॉल्युबल, और AgBr अमोनिया में पार्शियली सॉल्युबल। कहने का मतलब डाइल्यूट अमोनिया में इनसॉल्युबल, बट कौन बहुत सारा अमोनिया डालने पर वो AgBr में सॉल्युबल है। तो मेरे कहने का ये मतलब एक्चुअली AgCl प्रेसिपिटेट है, AgI भी प्रेसिपिटेट है, बट AgCl डिसॉल्व हो गया अमोनिया में क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना लिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनने में डेल्टा जी उसने ज्यादा नेगेटिव फील करी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेसिपिटेट बनने के, इसीलिए AgCl डिसॉल्व हो गया कॉम्प्लेक्स बना के, बट AgI की इनसॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा है, आपने पढ़ा है नीचे, इसमें इनसॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और इनसॉल्युबिलिटी ज्यादा होने से रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होता है। तो AgI की इनसॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर इसको अमोनिया मिले भी तो कॉम्प्लेक्सेशन से उतना उसको डेल्टा जी नेगेटिव फील नहीं हो पाएगा जितना उसको किससे फील हो पाएगा, किस चीज से फील हो पाएगा? AgI के प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से। इसीलिए ज्यादा इनसॉल्युबिलिटी वाले रिएक्शंस फेवरेबल होते हैं, आप जानते हैं अच्छे से। तो AgI का डिसोसिएट करना, अमोनिया से रिएक्ट करके घुलना, कॉम्प्लेक्स बनाना, इससे ज्यादा फेवरेबल था AgI के फॉर्म में ही बने रहना, उसका फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल था। तो इस कॉम्प्लेक्स को अब फाइनली हम लोग जैसे हमने KCl दिया उस तरीके से KI डाल करके भी फाइनल स्टेप लिखने वाले हैं। आप थर्ड पेज में आएंगे, मैं उसको डिस्कस करता हूं, आप उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। हाँ दोस्तों, अब वापस से कॉम्प्लेक्स लेने वाला हूं AgNH3+। थर्ड पेज है हमारा। ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट अच्छा खासा है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अब हमने क्या बोला, इसमें आप खूब सारा क्लोराइड दे रहे हैं KCl सॉल्यूशन, ताकि क्लोराइड से AgCl बन जाए, Ag+ बाहर आ जाए और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन चूंकि फेवरेबल होता है तो ऐसा हो जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप ये बोलोगे
कि AgNH3 प्लस कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट और स्टेबल टुवर्ड्स KCl, KCl की तरफ ये स्टेबल है। जबकि आप वहीं पर अगर इस कॉम्प्लेक्स में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही, इवन लगा लो, इवन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ KI सॉल्यूशन डाल दो, अब क्लियर होना चाहिए। तो आयोडाइड जैसे ही मिलेगा, अब Ag प्लस चाहेगा कि मैं प्रेसिपिटेट बना लूं, क्योंकि अमोनिया और आयोडाइड में से ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव Ag प्लस ने आयोडाइड के साथ दिखाया है, तभी तो AgI अमोनिया में डिसॉल्व नहीं किया था। अब आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो अब ये कॉम्प्लेक्स आराम से बनेगा। तो आप बोलेंगे therefore AgNH3 twice plus complex is imperfect or unstable towards KI। तो एक ही कॉम्प्लेक्स को एक रिएजेंट डिसोसिएट कर पा रहा है, दूसरा रिएजेंट डिसोसिएट नहीं कर पा रहा। तो आप कैसे समझेंगे? ये नहीं समझ सकते यार। धीरे धीरे आपका केमिकल एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तब आप लर्न कर पाएंगे। ऐसे अदरवाइज आप ऑल ऑफ सडन कैसे जानेंगे कि किस कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा सूटेबल रिएजेंट है? और यही तो सिलेबस है, यही तो पढ़ना है आपके सिलेबस में। चलिए, तो हमने इस कॉम्प्लेक्स की कहानी लिखी और इसके बारे में जो भी आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा, सर ब्रोमाइड के बारे में क्या बात करेंगे आप? KBr अगर कम लेंगे कंसंट्रेशन तो नहीं होगा, ज्यादा लेंगे तो टूट जाएगा, क्योंकि वहां पार्शियली सॉल्युबल था, सॉरी इनसॉल्युबल था डाइल्यूट अमोनिया में, और सॉल्युबल था वो कंसंट्रेटेड अमोनिया में। तो चलो KBr का हम लोग लिखते हैं। ये पहला कॉम्प्लेक्स हमने लिखा। सेकंड, चलो डिस्कस करता हूं कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स के बारे में, और उसके साइनाइड कॉम्प्लेक्स पर भी चर्चा करते हैं। कॉपर 2+, कॉपर 1+ क्या कैसे है, कुछ कहानी उसमें देखते हैं। ध्यान दें, हमने यहां पर लिया एक कॉम्प्लेक्स टुवर्ड्स डिफरेंट रिएजेंट। हम लोग अगले वाले एग्जांपल में ले रहे हैं एक रिएजेंट टुवर्ड्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। यहां हमने क्या लिया है, ये जो केस है, सेम कॉम्प्लेक्स के सिचुएशन को बदलते हैं, ज्यादा मजा आएगा, एंड डिफरेंट रिएजेंट्स। अब क्या लेने वाले हैं? सर कुछ बदला जाए, कुछ नया चीज किया जाए, तो सेम रिएजेंट्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। चलो आ जाओ। लेट Cu plus M Cd2 plus X and their complexes। अच्छे से आप देखिए, ठीक से देखिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सर याद हो, Cu+ is unstable in aqueous solution। याद हो सकता आपको, while Cu2+ is stable। हमने क्या पाया होगा पीछे, स्टेबिलिटी ऑफ आयन, कि Cu+ एक्वस सॉल्यूशन में काफी अनस्टेबल होते हैं, जैसे Mn3+ भी अनस्टेबल होते हैं। Mn3+ में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं, Cu+ में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं। सो अगर Cu+ है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाकर ये स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि Cu+ के कंपाउंड भी अनस्टेबल हो, क्योंकि हमने तो डिस्कस किया था पीछे कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड स्टेबिलिटी ऑफ आयन आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आयन अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपाउंड भी अनस्टेबल हो जाए, ये हमने डिस्कस किया हुआ। अभी हमारा वो मसला नहीं है, अभी आ जाएगा। नाउ ध्यान से देखिए, अगर आप
यहां पे लिखते हो Cu प्लस, मान लो H+, अगर आप इस पर H2S डालते हो मतलब सल्फाइड आएगा तो Cu2S बन सल्फाइड आयन अगर देते हो तो प्रेसिपिटेट बना लेगा वो किस कलर का, ब्लैक प्रेसिपिटेट। अगर वहीं पर Cd2+ लेते हो पैरेलल Cd2+ और अच्छे से देखोगे आप इसको भी H2S देते हो तो ये भी CdS बनाएगा और हमने इसका कलर कहा है ड्यू टू पोलराइजेशन लेमन येलो प्रेसिपिटेट। कलर यहां भी ड्यू टू पोलराइजेशन था, कलर यहां भी ड्यू टू पोलराइजेशन था। आप यहां लिख भी सकते हैं कलर इज ड्यू टू पोलराइजेशन, हाई पोलराइजेशन। ये हमने पीछे पढ़ाया हुआ है पोलराइजेशन। यहां भी कलर इज ड्यू टू हाई पोलराइजेशन। ठीक है, तो अभी ये मसला नहीं है। चलो हमने आयन लिख दिया कि अगर आप कॉपर प्लस आयन फ्री ले आते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, फ्री, अगर आप कॉपर प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में फ्री ले आते हैं तो सल्फाइड जाने पर वो Cu2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट बना लेगा, और अगर आप कैडमियम 2+ आयन फ्री ले आते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो सल्फाइड जाने पर वो CdS का येलो प्रेसिपिटेट बना लेगा, लेमन येलो प्रेसिपिटेट। तो अब इनके कॉम्प्लेक्स लिए जाए क्योंकि अपना एरिया क्या है, आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्स लेने वाले हो इस बार सेम रिएजेंट की तरफ, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स लेने वाले हो सेम रिएजेंट, और ये दोनों ही काफी इंसॉल्युबल होते हैं बेटा, Cu2S और CdS ये दोनों ही काफी इंसॉल्युबल होते हैं। तो इस बात को मैं लिख भी ले रहा हूं, बोथ ऑफ Cu2S एंड CdS आर हाईली इंसॉल्युबल। ये दोनों के दोनों काफी इंसॉल्युबल होते हैं। कौन दोनों के दोनों, Cu2S एंड Cd2S, हाई पोलराइजेशन की वजह से ये दोनों के दोनों काफी इंसॉल्युबल होते हैं। Cu2S भी और CdS भी हाई पोलराइजेशन की वजह से काफी इंसॉल्युबल होते हैं, आपको ये भी याद है क्योंकि D10 इनके पास तो पोलराइजिंग एबिलिटी काफी ज्यादा होगी, तो हाई पोलराइजेशन की वजह से ये दोनों काफी इंसॉल्युबल है। सर आप डायरेक्शन क्या जा रहे हैं, इनका कॉम्प्लेक्स लिखने वाला हूं और यही प्रेसिपिटेट बनाना चाह रहा हूं क्योंकि ये काफी इंसॉल्युबल प्रोडक्ट है। तो इनके कॉम्प्लेक्स को पहले लिखने दीजिए, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 4 में आते हैं, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें। हाँ जी, तो हम लोग अब 4th पेज में डिस्कस करने जा रहे हैं इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को। किसके कॉम्प्लेक्स को, Cu+ और Cd2+ के कॉम्प्लेक्स को। ध्यान से देखेंगे आप, एंड एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं K3CuCl4। ठीक से देखिए, ये कॉपर 1+ का कॉम्प्लेक्स लिया है और साइनाइड कॉम्प्लेक्स लिया है। अब इस कॉम्प्लेक्स में अपन H2S डालते हैं, इस ख्याल से डालते हैं कि सर ने अभी अभी पढ़ाया है कि Cu2S और CdS हाई पोलराइजेशन की वजह से चूंकि काफी इनसॉल्युबल है, तो क्या सल्फाइड का यहां पर कॉपर प्लस से रिएक्शन होकर के Cu2S बनेगा या नहीं। और दूसरी तरफ मैं ये लिख रहा हूं कि अगर K2CdCN4 उसी कैडमियम 2+ का साइनाइड कॉम्प्लेक्स, जो राइट साइड हमने लिखा है वही कैडमियम 2+ का साइनाइड कॉम्प्लेक्स, और अगर इसमें H2S डालें अपन तो क्या सल्फाइड कैडमियम 2+ को लालच दे पाएगा कि नहीं कि आ जाओ CdS अपन प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ऐसा हो पाएगा या नहीं।
क्योंकि ये दोनों ही काफी इनसॉल्युबल है। अच्छे से देखिएगा, मसला ये है, ये नहीं हो पाता है, जबकि ये हो जाता है आसानी से। क्या बोला हमने? हमने बोला कि K3CuCN4 वाला कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट नहीं करता H2S के प्रेजेंस में, बट K2CdCN4 वाला कॉम्प्लेक्स H2S के प्रेजेंस में डिसोसिएट करता है। सेम रिएजेंट, दोनों की इनसॉल्युबिलिटी भी काफी ज्यादा है, बट K3CuCN4 मतलब कॉपर 1+ का साइनाइड कॉम्प्लेक्स, ये क्या है? कॉपर 1 का साइनाइड कॉम्प्लेक्स, ये नहीं टूट पाया H2S के प्रेजेंस में, और कैडमियम 2 का साइनाइड कॉम्प्लेक्स ये टूट पाया किसके प्रेजेंस में? H2S के प्रेजेंस में। ये हुआ बट ये नहीं हुआ। आप बोलोगे, ध्यान से, आप बोलोगे कि सर इसका ये मतलब है क्या कि K3CuCN4 कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है irrespective of K2CdCN4 कॉम्प्लेक्स, इसके रिस्पेक्ट में वो ज्यादा स्टेबल? ऐसा आप गलती से नहीं कह सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स से ये कॉम्प्लेक्स H2S की तरफ ज्यादा स्टेबल है, बट आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है उससे। H2S की तरफ स्टेबिलिटी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरी चीजों को अच्छे से आप समझे। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? हमने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स therefore K3CuCN4 is stable towards H2S, but K2CdCN4 not. इस रिएक्शन में कौन भारी पड़ा किस पर? प्रेसिपिटेशन डोमिनेट किया किस पर? डोमिनेट होगा किस पर? कॉम्प्लेक्सेशन पर। और इस वाले में कौन डोमिनेट किया? इस वाले में कॉम्प्लेक्सेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं टूटा, तो कॉम्प्लेक्सेशन डोमिनेट किया किस पर? प्रेसिपिटेशन पर। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल टुवर्ड्स H2S बट K2CdCN4 नॉट। ये कॉम्प्लेक्स उसके तरफ अनस्टेबल हुआ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की आप बात करें तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इस कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होती है उसके रिस्पेक्ट में। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ज्यादा स्टेबल है, वो टूट गया H2S से, बट जो कम स्टेबल है वो नहीं टूटा H2S से। एक्चुअली इस टूटने में स्टेबिलिटी का काम ही नहीं है, इस टूटने में उस डेल्टा जी का काम है, जो डेल्टा जी वैल्यू फॉर्म करेगा रिएजेंट से जुटने के बाद। तो प्रेसिपिटेशन का जो डेल्टा जी है उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा जी काफी लो है या नेगेटिव है कॉम्प्लेक्सेशन का, इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं टूटा। और यहां पर कॉम्प्लेक्सेशन से के डेल्टा जी से ज्यादा नेगेटिव है प्रेसिपिटेशन का डेल्टा जी। तो आप चीजों को अच्छे से समझें कि कॉम्प्लेक्स का टूटना किसी रिएजेंट की तरफ, वो बेटा डिपेंड इस चीज पर करता है, कॉम्प्लेक्स का टूटना किसी रिएजेंट की तरफ वो डिपेंड इस चीज पर करता है कि जो रिएजेंट हम ले रहे हैं उसके साथ वो कंबाइन होकर के रिलेटिव डेल्टा जी क्या फॉर्म कर रहा है। तो ये इतना इजी टॉपिक नहीं है कि आप कोई रिएजेंट बोला जाए और उसको आप तुरंत बता दो कि हाँ इस रिएजेंट की तरफ वो टूटेगा या नहीं टूटेगा। ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं, ये वर्षों का अनुभव है। तो जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जो आपके साथ डील की जा रही है, आप उस एग्जांपल को लर्न करेंगे और आपके कंपटीशन में वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, ये श्योर रहेगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ, वहीं पे क्या मैं लिखने वाला हूं? वाइल थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी, या आप क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी। क्या बोला आपने, किस कॉम्प्लेक्स की ज्यादा, CuCl होल 4 ट्रिपल माइनस से ज्यादा है CdCl होल 4 डबल माइनस। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स से स्टेबिलिटी ज्यादा है। एक्चुअली आपको थोड़ा थोड़ा मैं समझा दूं स्टेबिलिटी, आपको मैं थोड़ा थोड़ा सा समझा दूं, आगे काम आएगा, हालांकि वो टॉपिक अभी पढ़ना आगे बाकी है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। आपने एग्जांपल में देखा भी है, Ag+ का हमने जब कॉम्प्लेक्स लिया है, फिर धीरे धीरे Cu2+ का हमने कॉम्प्लेक्स लिया है, फिर हमने धीरे धीरे Cobalt3+ का कॉम्प्लेक्स लिया है। आप देख रहे थे कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सेकंड, आपको कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में ये देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका जितना ज्यादा है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आगे हालांकि इन सब चीजों का प्रूफ आएगा। जैसे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो 3d10 है बेटा, तो 3d आया, जबकि इसका 4d10 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्टली। बाकी लिगेंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स में जैसे कि साइनाइड काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनाता है, नाइट्राइट NO2-, इथिलीन डायमीन, अमोनिया DMZ ये सब ज्यादा स्टेबल बनाता है, और हैलाइड्स कम स्टेबल बनाते हैं। हैलाइड में भी फ्लोराइड ज्यादा स्टेबल बनाता है, फिर क्लोराइड ब्रोमाइड। तो लिगेंड सीरीज काफी आगे आएगा, फिर देखेंगे क्या। जनरली आप यही समझे साइनाइड बहुत स्टेबल है, ठीक है, और हैलाइड काफी कम स्टेबल है, अमोनिया बीच में, ठीक है। जनरली आप अभी ये देखें। तो हमने क्या बोला, ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादा था, इसलिए भी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। और इस कॉम्प्लेक्स में 3d10 से ये 4d10 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये दोनों फैक्टर लगने की वजह से आप याद रखेंगे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जनरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से बढ़ेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से बढ़ेगी। ये दो मेन फैक्ट हैं अभी के लिए, फिर धीरे धीरे नए फैक्ट्स आएंगे और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का बहुत डिटेल आगे जाके पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल था, बट थर्मोडायनामिकली था, बट H2S की तरफ टूट गया, क्योंकि इसका जो CDS आने वाला था वो प्रेसिपिटेट का डेल्टा G फॉर्मेशन इतना ज्यादा नेगेटिव था कि इस कॉम्प्लेक्सेशन पर वो डोमिनेट कर गया। एक्चुअली CDS की इनसॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, Cu2S की भी इनसॉल्युबिलिटी ज्यादा है, बट CDS की इनसॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। तभी तो ऐसा हुआ कि CDS फॉर्म कर गया और Cu2S फॉर्म नहीं किया। तो आपने क्या देखा, पेज नंबर 2, 3, 4 से जरा एक बार सोचे, आपने क्या देखा, कॉपर 1 सिल्वर 1 का आपने AgNH3 होल 2+ कॉम्प्लेक्स लिया। आपने देखा कि वो KCl की तरफ नहीं टूटता है, बट Ki की तरफ टूटता है। आपने देखा कि CuCl होल 4 ट्रिपल माइनस मतलब कॉपर 1 की साइनाइड कॉम्प्लेक्स H2S की तरफ ये डिसोसिएट नहीं करता, बट CdCl होल 4 2- मतलब कैडमियम 2+ की साइनाइड कॉम्प्लेक्स आराम से H2S की तरफ डिसोसिएट कर जाती है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आता है। तो डेल्टा G ज्यादा नेगेटिव होने से ऐसी चीजें हो रही है। तो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल A नंबर था उसमें कॉम्प्लेक्स सेम था, रिएजेंट्स डिफरेंट थे। इसमें रिएजेंट्स सेम है H2S, बट कॉम्प्लेक्स डिफरेंट हमने लिया है। अब इसके बाद तीसरा एग्जांपल लिया जाए, कुछ और किया जाए, देखते हैं उसमें क्या निकलता है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, 5th पेज में हम लोग कुछ नया चीज लेके आ रहे हैं। थर्ड एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं, आप अच्छे से देखें। Fe3+ आयन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इस बार कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट करते हैं और रिएजेंट में डिफरेंट करते हैं। ए में क्या किया, डिफरेंट रिएजेंट सेम कॉम्प्लेक्स। बी में क्या किया, सेम रिएजेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। सी में क्या करने वाला है, डिफरेंट रिएजेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। आज ध्यान से Fe3+ and its FeF6 ट्रिपल माइनस कॉम्प्लेक्स। ठीक से अगर आप
फ्री आयन को हाइड्रोक्साइड दें, हाइड्रोक्साइड कैसे दें, तो कोई भी हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबल सॉल्ट लेते, तो इससे FeOH होल थ्राइस, आपको याद भी होगा, हमने करवाया भी है, ब्राउन प्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, कलर। और अगर इसी Fe3+ आयन को आप HCl- एक्वस दें, HCl- का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट देंगे तो ऑलरेडी HCl- चला गया, तो एल्कली मेटल के सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, इसलिए KHCl डाल दो या NaHCl डाल दो, तो इससे क्या होगा, इसका ब्लड रेड कलरेशन आता है, ब्लड रेड कलरेशन, FeHCl होल थ्राइस, ब्लड रेड कलरेशन। जैसे यहां पर क्या आया, ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट, यहां प्रेसिपिटेट तो नहीं आता बट ब्लड रेड का सॉल्यूशन आता है। अब क्या करने जा रहे हैं, अगर हम FeF6 ट्रिपल माइनस लें और इस पर NaOH डाल दें, और अगर हम FeF6 ट्रिपल माइनस पर KHCl डाल दें, इस दफे FeOH होल थ्राइस बन जाता है। बस नॉलेज की बात है, जान लो, अब बस जान लो, नॉलेज की बात है, आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, बट यहां पर नो ब्लड रेड प्रेसिपिटेशन, बट नो ब्लड रेड कलरेशन, यहां पर ब्लड रेड कलरेशन नहीं आ रहा है, नो ब्लड रेड कलरेशन, जबकि यहां पर आता है। और ये पूछा हुआ है कई बार कॉम्प्लेक्शन, मतलब दिस कॉम्प्लेक्स इज stable towards thiocyanate but unstable towards hydroxide. FeF6 triple minus H stable towards HCl minus but unstable towards NaOH और OH minus। शायद आपको समझ में आ गया। तो एक नया चीज यहां पे हमने लिया है, ठीक है, तो इसी तरीके से आइडिया बढ़ाना है। आप ये नहीं कर सकते कि ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट करेगा इसकी तरफ, ये नहीं करेगा, आप आइडिया लगा लो, नहीं, एग्जांपल्स लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, और वही आपका लर्निंग स्किल भी बढ़ाएगा, आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा, और आपका जो डिक्शनरी है, वो जो कंटेंट की जो डिक्शनरी है वो भी आपके रीच होती चली जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ और कुछ दिखाता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं, FeCl6 4-। चलो K4 लगा दिया, 4- लिख सकते हो, आपने पढ़ा है इस फॉर्मेशन कांस्टेंट 10⁻41 से जाने, मतलब दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। सारे कॉम्प्लेक्स वैसे भी सामान्य तौर पर काफी स्टेबल होते हैं, बट इसका तो फॉर्मेशन कांस्टेंट आप देखिए कितना ज्यादा है, 10⁻41, बहुत ज्यादा है, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। मतलब नो Fe2+, आयरन 2+ है ना, नो Fe2+ अवेलेबल एट ऑल इन एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल भी बेटा एक्वस सॉल्यूशन में Fe2+ आयन अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि काफी स्टेबल है। क्यों काफी स्टेबल है? क्योंकि फॉर्मेशन कांस्टेंट काफी ज्यादा है। कोई रिएजेंट होगा जरूर, कोई रिएजेंट जरूर होगा जो तोड़ के ले जाएगा। बेटा हर राज के लिए एक सिमरन बनी हुई है, तो उस रिएजेंट को ढूंढना है जिसके एफिनिटी में ये कॉम्प्लेक्स का अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर आएगा, उस रिएजेंट को ढूंढना है। और इसी का कलेक्शन आपका डी ब्लॉक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, आप डी ब्लॉक पर है मोस्ट, इसी का कलेक्शन आपका डी ब्लॉक है। तो आज हम उस रिएजेंट पर चर्चा करते हैं। बट अगर आपने K4FeCl6 कॉम्प्लेक्स को ध्यान से डाइल्यूट H2SO4 डाला, तब भी आयरन 2+ बाहर आ जाता है,
और अगर आपने कॉम्प्लेक्स H2SO4 डाला तब भी आयरन 2 प्लस बाहर आ जाता है। फर्क क्या है, डाइल्यूट के केस में HCl आता है और कॉम के केस में CO आता है, बट दोनों ही केस में आयरन 2 प्लस बाहर आता है। मतलब ये हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल टुवर्ड्स एनी फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 complex releases its Fe2 plus. समझे? In presence of H2SO4 complex releases its Fe2 plus and Cl minus constituents. अपने ये दोनों constituents को रिलीज कर दिया, निकाल दिया। किसके प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक में। डाइल्यूट में क्या निकाला? Fe2 प्लस के साथ HCl और कॉम्प में क्या निकाला? CO। और ये कंपटीशन में पूछा हुआ। चलो मैं क्वेश्चन से आपको अगले पेज में मुलाकात करवाता हूं, पेज नंबर 6 में। आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लें। देखो मैं एक क्वेश्चन यहां पे डाल रहा हूं। क्वेश्चन इज x प्लस में पूछा हुआ है x प्लस कॉम्प्लेक्स H2SO4 गिविंग C। आपका ऑप्शन ए था, आप अच्छे से देखें, C6H12O6। ऑप्शन बी था H2C2O4। ऑप्शन सी था K4FeCl6 और ऑप्शन डी था CH3। नहीं, ऑप्शन डी था इसका, हाँ, मेथनॉल। देखिए अब यहां पे क्वेश्चन है कि x प्लस कॉम्प्लेक्स H2SO4 डालने पर CO बनता है, तो व्हाट इज x? ठीक है, सॉल्यूशन में एक्चुअली कॉम्प्लेक्स H2SO4 is an excellent drying agent for organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है कॉम्प्लेक्स H2SO4। वहीं पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कॉम्प्लेक्स H2SO4 से बेटर ड्राइंग एजेंट होता है P2O5। ये भी हमने कई बार केमिकल रिएक्शंस में पीछे की यूनिट में हमने पढ़ाया, P2O5 ज्यादा बेटर ड्राइंग एजेंट है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कॉम्प्लेक्स H2SO4 ज्यादा अच्छा ड्राइंग एजेंट है, काफी अच्छा ड्राइंग एजेंट है। तो अगर आप C6H12O6 हमने आपको करवाया भी था, इस पर डालते हैं तो ये इसके वाटर को निकाल के 6 मोल कार्बन सॉलिड ब्लैक कलर का चारकोल प्रोडक्ट और H2SO4 इसके वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया 6 मोल वाटर। चूंकि ये ब्लैक चारकोल बनता है इसलिए इस रिएक्शन को चारिंग रिएक्शन बोलते हैं। चारिंग रिएक्शन इतना ही। अगर आप शुगर भी लेंगे H22O11 तब भी कॉम्प्लेक्स H2SO4 के केस में अगर आप इसको हिट करते रहेंगे दे करके तो यहाँ भी आपका 12 मोल कार्बन ब्लैक आएगा और प्लस H2SO4 डॉट 11H2। ये भी आपका चारिंग रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन चारिंग सिर्फ तब होता है जब ब्लैक कलर का ये चारकोल बनता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ले लो, CxH2O कार्बोहाइड्रेट अगर आपने ले लिया, ग्लूकोज और शुगर के बाद आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, तो इस केस में भी X मोल कार्बन ब्लैक और H2SO4 डॉट 1 मोल वाटर आएगा। तो ये भी आपका कौन रिएक्शन हो चाहिए। बट ऑर्गेनिक में आप और भी रिएक्शंस पढ़ते हैं ड्राइंग एजेंट में, जैसे ऑक्सैलिक एसिड का H2C2O4। इस पर अगर आप कॉम्प्लेक्स H2SO4 डालते हैं तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है।
यहाँ पर कार्बन 3 प्लस में है, अपने ऑर्गेनिक में शायद पर रखा हो, और CO प्लस CO2 आता है। देखिए डिसोसिएशन में यहाँ पे भी हाइड्रेशन नहीं होता है, H2O बाहर निकलता है, H2SO4 एक वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन को बेटा आप चाहे नहीं बोल सकते, मेरा ये सिखाने का यह मकसद था। चाहे सिर्फ तब बोलते हैं जब वहां पर ब्लैक कलर का चारकोल प्रोडक्ट आता है, सिर्फ उस केस में चार्जिंग रिएक्शन बोला जाता है, तो इसको आप चार्जिंग रिएक्शन नहीं बोल सकते हो। अब आ जाओ मेथनॉल, उस केस में भी, तो उस केस में आप जानते हो इथेनॉल, इथेनॉल के केस में ईथर भी बन सकता है, टेम्परेचर की बात होती है, और एल्कीन भी बन सकता है, तो यहां पर भी नहीं बनेगा, इस केस में भी नहीं। अभी फिर लो टेम्परेचर पर एल्कीन बनता है, सॉरी ईथर बनता है, और हाई टेम्परेचर पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, अपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा एल्कोहलिक प्रोडक्ट से। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या बना इस तरह से, ए नहीं हुआ, बी हुआ, और अभी अभी आपने पढ़ा सी। हमने कॉन्क लिखा है, तो कॉन्क में CO देता है, ये कॉम्प्लेक्स आपको पता है, डाइल्यूट में HCN देता है। तो चलो इंपॉर्टेंट ये था देखना कि ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट किया, कौन कॉम्प्लेक्स, K4FeCN6, FeCN6 पर 4 माइनस कॉम्प्लेक्स जो काफी स्टेबल था। दिस कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल टुवर्ड्स एनी फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंक्लूजन ये है कि स्टेबल से स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए भी कोई सुटेबल रिएजेंट होगा जिसके प्रेजेंस में उसको क्या करना पड़ेगा, डिसोसिएट करना पड़ेगा। हर कॉम्प्लेक्स के लिए वो सुटेबल रिएजेंट होगा। तो सवाल है कितने कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम इतना रिएजेंट पढ़े। तो आप जैसे जैसे डी ब्लॉक में और आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स आते जाएंगे, आपको वो धीरे धीरे एग्जांपल्स लर्न करते चले जाना है। तो आज के लेक्चर में हमने जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाया वो सिल्वर प्लस का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स दिखाया, हमने कॉपर प्लस का हमने साइनाइड कॉम्प्लेक्स दिखाया, कैडमियम 2 प्लस का साइनाइड कॉम्प्लेक्स दिखाया, Fe3 प्लस का फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स दिखाया, और आयरन 2 प्लस का साइनाइड कॉम्प्लेक्स दिखाया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करी, हमने ये बात करी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स परफेक्टली परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई ना कोई रिएजेंट होगा जहां पे जाके इसको टूटना पड़ेगा। बट सिंपली अभी भी आप इस बात को बोलेंगे कि सर कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स थियोरेटिकली बाहर नहीं आता है, बट प्रैक्टिकली हम लोग कुछ ना कुछ डाल के उसको डिसोसिएट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद लेक्चर फर्स्ट, पहला लेक्चर हम लोगों ने आज देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड लेक्चर में अब वर्नर्स थ्योरी की तरफ हम लोग चलने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्योरी की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट लेते हैं।